ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो दूसरे प्लेनेट से आकर इंसानों के बीच बड़ा होने लगता है और सिर्फ 12 साल का होने के बाद उसमें एक ऐसी सुपर पावर आ जाती है जिसकी ताकत से वो मानव जाति को ख़त्म करके पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश करने लगता है और दुनिया का ऐसा बुरा हाल करना शुरू कर देता है जिसके बारे में हम देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्राइटबर्न नाम की एक जगह से, जहां एक घर में हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम होते हैं काइल और टोरी। ये दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से बिता रहे होते हैं और उनकी शादी हुए काफ़ी साल हो चुके थे, पर उनके पास अभी तक कोई भी अपना बच्चा नहीं था। लेकिन एक रात उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें एक झटका महसूस होता है। फिर वो देखते हैं कि घर के सामने कोई चीज़ आकर गिरी है और उसमें से रेड कलर की लाइट निकल रही है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक छोटे से बच्चे की वीडियो क्लिप दिखाई जाती है और ये बच्चा उन्हें इसी स्पेसशिप से मिला था। जिसके बाद ये दोनों इस इंसिडेंट को एक मिरेकल समझकर उस बच्चे को अपना मानते हुए बड़ा करने लगते हैं और उसका नाम ब्रेंडन रखते हैं। अब कहानी में 10 साल गुजर जाते हैं और अब ब्रेंडन भी 10 साल का हो गया था और काइल और टोरी उसे अपने एक बेटी की तरह प्यार करते थे। और अब ब्रेंडन स्कूल भी जाता है और दूसरे बच्चों की तुलना में वो पढ़ाई में बहुत स्मार्ट और फास्ट होता है। टीचर उससे जो भी क्वेश्चन करते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका आंसर देता है। फिर एक रात जब ब्रेंडन सो रहा होता है तो उसकी माँ टोरी अपने कमरे में आकर पेंटिंग करने लगती है और तभी वो स्पेसशिप जिसको उन्होंने एक घर में लॉक करके रख दिया था उससे अचानक रेड कलर की रोशनी निकलने लगती है और वहीं अपने कमरे में ब्रेंडन अजीब तरह से हिले लगता है। फिर वो अचानक उठकर खिड़की के पास जाकर वहां से कूद जाता है। तभी टोरी आवाज़ सुनकर बाहर आकर चेक करती है तो उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता, तो वो अंदर जाने लगती है। तभी उसके पीछे से अचानक कोई चीज़ तेज़ी से जाते हुए उसे महसूस होती है, तो वो घूम के उस चीज़ को ढूंढने लगती है और उसे लग रहा था कि ब्रेंडन शायद कोई शरारत कर रहा है। फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते आगे जाने लगती है और जाकर देखती है कि ब्रेंडन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर वो स्पेसशिप लॉक है। तो वो घबरा जाती है और उसके पास जाकर उसे रोकती है। तभी ब्रेंडन होश में आ जाता है और फिर टोरी उसे शांत करती है और उसे लग रहा था कि ब्रेंडन शायद नींद में चलते हुए यहाँ आ गया था, जिसके बाद वो ब्रेंडन को वापस ले जाकर सुला देती है। अब अगले दिन काइल और ब्रेंडन एक फर्नीचर को ठीक कर रहे होते हैं। तभी काइल ब्रेंडन से कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो मेरे आने तक तुम मशीन से सारी घास काट देना। फिर काइल के जाने के बाद ब्रेंडन घास काटने वाली मशीन को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ब्रेंडन जोर से उस मशीन को स्टार्ट करता है और तभी वो मशीन उसके हाथ से छूटकर बहुत दूर जाकर गिरती है और ये देखकर ब्रेंडन बहुत हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो उस मशीन के पास जाता है और देखता है कि उस मशीन का कटर ब्लेड अभी भी घूम रहा है। तो ब्रेंडन उस ब्लेड को अपने हाथ से रोक लेता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो ब्लेड ही बेंड हो गया है। और ये देखकर ब्रेंडन कुछ समझ नहीं पाता और बहुत हैरान हो जाता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां ब्रेंडन अब 12 साल का हो चुका है, इसलिए ब्रेंडन के पेरेंट्स और उसके अंकल आंटी मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। और उसके अंकल नोआ उसे एक गन गिफ्ट में देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी आंटी और मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है। लेकिन काइल ब्रेंडन को वो गन न देकर उसे अपने पास रख लेता है और कहता है कि अभी इन सब चीज़ों के लिए ब्रेंडन की उम्र नहीं हुई है। लेकिन इस बात से ब्रेंडन गुस्सा हो जाता है और अपने डैड से मिसबिहेव करने लगता है और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। जिसके बाद उसके डैड पार्टी वहीं कैंसिल कर देते हैं और ब्रेंडन को लेकर अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद काइल और टोरी घर आकर सोचते हैं कि ब्रेंडन को लेकर कहीं घूमने जाएंगे। तो अगले दिन सभी अपना सामान पैक करके कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं और एक लोकेशन देखकर वहां अपना कैंप लगा देते हैं। और वहां जाने के बाद काइल और ब्रेंडन शिकार करने के लिए जाते हैं और वहां पर काइल ब्रेंडन को समझाता है कि लड़कों को टीनेज में कैसे रहना चाहिए। इसके बाद रात होने पर वो लोग सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को टोरी जागकर देखती है कि ब्रेंडन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ब्रेंडन की एक क्लासमेट कैटलिन को देखते हैं जो सो रही थी, लेकिन अचानक उसका लैपटॉप ओपन होकर उसमें गाने बजने लगते हैं। तो वो उठकर अपना लैपटॉप बंद करती है और फिर जैसे ही अपने बिस्तर की तरफ जाने लगती है तभी उसका लैपटॉप फिर से ओपन होकर उसमें गाने बजने लगते हैं और ये देखकर वो घबरा जाती है और फिर से लैपटॉप बंद करके उसके ऊपर बुक्स रख देती है। इसके बाद वो अचानक ब्रेंडन को अपनी खिड़की पर देखती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी मॉम को आवाज़ देने लगती है। लेकिन जब उसकी मॉम आकर देखती है तो खिड़की पर कोई नहीं होता
वहीं दूसरी तरफ काइल और टोरी ब्रेंडन को चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। तो अचानक ब्रेंडन अपनी मॉम के सामने आता है और कहता है कि वो तो यहीं पर था और बस वॉशरूम के लिए बाहर आया था। इसके बाद हम दूसरी रात का सीन देखते हैं कि काइल अपने गैरेज में होता है। तभी अचानक उसे मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो उसे लग रहा था कि शायद वहाँ कोई वुल्फ होगा, इसलिए वो गन लोड करके वहाँ जाकर देखता है। तो वहाँ पर उसे ब्रेंडन दिखाई देता है जो उन मुर्गियों को अजीब तरह से देख रहा था। तो काइल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन ब्रेंडन उसे कुछ खास जवाब ना देकर वहाँ से चला जाता है। अब आधी रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो काइल को फिर से उन मुर्गियों की आवाज़ आती है, जिसके बाद जब वो फिर से वहाँ जाता है तो वो देखता है कि सारी मुर्गियों को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। तो वो टोरी को ले जाकर ये सब दिखाता है और बताता है कि मुझे पता है कि ये सब ब्रेंडन ने ही किया होगा, क्योंकि कुछ घंटे पहले मैंने उसे यहाँ पर देखा था और वो मुर्गियों को घूर कर देख रहा था। लेकिन टोरी इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ये एक 12 साल का बच्चा नहीं कर सकता, ये काम वुल्फ ने ही किया है। अब अगले दिन ब्रेंडन के स्कूल में टीचर सभी बच्चों को एक गेम खेलना सिखा रहे होते हैं, जिसमें सभी बच्चों के सर्कल में एक बच्चा रहेगा और सभी बच्चे उसे गिरने से रोकेंगे। अब जब ब्रेंडन की बारी आती है तो उसकी क्लासमेट कैटलिन उसे गिरने से नहीं रोकती, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही टीचर के कहने पर ब्रेंडन को उठाने के लिए कैटलिन अपना हाथ बढ़ाती है तो ब्रेंडन उसका हाथ तोड़ देता है। इसके बाद हम स्कूल में ब्रेंडन के पेरेंट्स को देखते हैं, जहां कैटलिन की मां चिल्ला रही होती है ब्रेंडन की इस हरकत के लिए और प्रिंसिपल को कहती है कि ब्रेंडन को स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल इस इंसिडेंट को बच्चों की एक शरारत समझकर ब्रेंडन को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देती है। फिर ब्रेंडन के पेरेंट्स उसे घर लेकर चले आते हैं और घर आने के बाद काइल टोरी से कहता है कि ब्रेंडन आजकल कुछ अजीब हरकतें करने लगा है और वो अजीब भी है, क्योंकि आज तक उसे ना तो कोई खरोच आई है और ना ही कोई जख्म है। और कहता है कि असल में ये हमारा बच्चा नहीं है, ये तो हमें पता है, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत ही अजीब है। इसके बाद जब रात को ब्रेंडन सो रहा होता है तो वही रेड कलर की रोशनी फिर से चमकने लगती है और उसमें से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जिसके बाद ब्रेंडन उठकर वहां चला जाता है और इस बार वो उस दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और दरवाज़ा खुलते ही उस स्पेसशिप से रेड कलर की रोशनी आने लगती है और तभी वो ऊपर हवा में उड़ जाता है और अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगता है। वहीं उसकी माँ जाग जाती है। तभी वो अचानक देखती है कि गैरेज से लाल कलर की रोशनी निकल रही है। तो वो जल्दी से वहां जाकर देखती है कि ब्रेंडन उस स्पेसशिप के ऊपर हवा में है और अजीब हरकतें कर रहा है। ये देखकर वो डर जाती है और जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाती है तभी ब्रेंडन नीचे गिर जाता है और उस स्पेसशिप में हाथ लगाने की वजह से ब्रेंडन के हाथ में चोट आ जाती है, जिसे देखकर ब्रेंडन हैरान हो जाता है क्योंकि ये उसकी लाइफ की पहली चोट होती है। इसके बाद टोरी उसके पास आती है और उसे संभालती है। फिर ब्रेंडन टोरी से पूछता है कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, जिसके बाद टोरी उसे सब कुछ बता देती है कि वो उनका बेटा नहीं है और ना ही उन्होंने उसे किसी एनजीओ से अडॉप्ट किया था, बल्कि उन्हें ब्रेंडन एक स्पेसशिप में मिला था और वो स्पेसशिप एक रात को ऊपर से आकर यहाँ गिरा था। अब ये सुनकर ब्रेंडन बहुत गुस्से में आ जाता है और घर जाकर चीज़ें तोड़ने लगता है। तभी उसके डैड पूछते हैं कि क्या हुआ, तो टोरी कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है और मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेंडन गुस्से में बाहर आता है और वहाँ पर उसकी आंखों से रेड कलर की लाइट जलने लगती है और वो कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। फिर हम कैटलिन को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। तभी अचानक उसका लैपटॉप बंद हो जाता है और वो देखती है कि ब्रेंडन उसके सामने खड़ा हुआ है। ब्रेंडन उसे कहता है कि चिल्लाना मत, मैं तुमसे बात करने आया हूँ और तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। लेकिन कैटलिन कहती है कि मेरी मॉम ने तुमसे बात करने से मना किया है। तो ब्रेंडन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहकर कैटलिन के पलक झपकते ही वो उसके लैपटॉप पर फूल रखकर वहां से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि कैटलिन की मॉम एरिका अपना रेस्टोरेंट बंद करने की तैयारी कर रही होती है कि तभी वो अचानक देखती है कि रेस्टोरेंट की खिड़की पर बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं और साथ ही लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। और जब वो लाइट के पास जाकर देखने लगती है तभी अचानक से लाइट टूट जाती है और एक कांच का टुकड़ा उसकी आंखों में घुस जाता है, जिसके बाद वो बहुत मुश्किलों से उस कांच के टुकड़े को निकाल तो देती है, लेकिन उसको एक आंख से दिखना बंद हो जाता है।
तभी अचानक ब्रेंडन उसके सामने आता है और वो एक नकाब पहने हुए होता है। उसके बाद एरिका अपनी जान बचाने के लिए कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है, लेकिन ब्रेंडन अपनी आंख की लेजर से उस कमरे के दरवाजे को बीच में से काटकर तोड़ देता है और फिर बहुत तेजी से आकर उसे मार देता है। अब अगली सुबह पुलिस आकर छानबीन करने लगती है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि एक रेस्टोरेंट में आकर कोई चोरी न करके एक मर्डर क्यों करेगा। पर पुलिस को रेस्टोरेंट के गिलास पर एक सिंबल दिखाई देता है और वो इस सिंबल के जरिए इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रेंडन की आंट मैरिली को देखते हैं, जो स्कूल की काउंसलर होती है। इसलिए वो ब्रेंडन को ले जाकर बात करके उसे समझाने लगती है और कहती है कि तुमने कैटलीन के साथ जो भी किया उसके लिए क्या तुम्हें कोई अफसोस नहीं है। तो वो कहता है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है वो अच्छे के लिए होता है और इस चीज़ के लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर मैरिली कहती है कि मैं स्कूल के काउंसलर होने के साथ साथ तुम्हारी आंटी भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी काउंसलिंग रिपोर्ट पॉजिटिव ही बने, ताकि कल मैं तुम्हारी मॉम और स्कूल के प्रिंसिपल को वो रिपोर्ट भेज सकूँ। और ये बात पुलिस तक भी पहुँच गई थी, तो तुमसे बात करके जो भी रिपोर्ट मुझे मिले, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मुझे उन्हें भेजना होगा। अब आगे हम देखते हैं कि रात हो गई है और मैरिली अपने घर में कुछ कर रही होती है। तभी अचानक उसकी डोरबेल बजती है, तो वो जाकर देखती है कि ब्रेंडन आया है। तो वो उससे पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हो। तो ब्रेंडन कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मुझे अभी आना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो रिपोर्ट मेरे बारे में बनाई है, जो आप कल पुलिस और मेरे पेरेंट्स को बताने वाली हो, वो आप मत बताओ। ये हम सबके लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी। लेकिन मैरिली कहती है कि मुझे पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये तुम्हें मुझे समझाना नहीं चाहिए। मुझे तुमसे जो रिपोर्ट मिली है वो कल मैं ज़रूर भेज दूंगी और अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके सोने के लिए चली जाती है। लेकिन ब्रेंडन एक बार फिर से घर के अंदर घुस जाता है और वहीं मैरिली का पति नोआ भी कहीं बाहर से आकर बाथरूम में जाकर ब्रश करने लगता है। तभी उन्हें बेडरूम में किसी के होने का एहसास होता है। तो वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर मास्क पहनकर ब्रेंडन छुपा हुआ है और ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और ब्रेंडन को पकड़कर बाहर ले जाता है और कहता है कि गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन ब्रेंडन गाड़ी में बैठने से मना कर देता है, तो नोआ उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने जाता है और तभी ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगती है, जिससे नोआ दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो किसी तरह से उठकर इन सब के बारे में ब्रेंडन के पेरेंट्स को बताने के लिए गाड़ी लेकर जाने लगता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और तभी वो देखता है कि ब्रेंडन गाड़ी के सामने हवा में उड़ रहा है। लेकिन ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, तो वो दोबारा देखता है और तभी ब्रेंडन वहाँ से गायब हो जाता है और अब अचानक उसकी गाड़ी हवा में ऊपर उठने लगती है और ब्रेंडन गाड़ी को बहुत ऊपर ले जाकर छोड़ देता है, जिससे नोआ का पूरा जबड़ा स्टीयरिंग पर लगने की वजह से कट जाता है। फिर नोआ के मरने से पहले ब्रेंडन उसके सामने आकर अपना मास्क उतारता है और नोआ का खून लेकर सड़क पर वही सिंबल बना देता है जो एरिका को मारते समय बनाया था और फिर नोआ की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंडन के पेरेंट्स घर में परेशान थे कि इतनी रात हो चुकी है और उनका बेटा अभी तक स्कूल से नहीं लौटा, इसलिए वो चारों तरफ फ़ोन करके उसके बारे में पता लगाने लगते हैं। तभी ब्रेंडन घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स परेशान होकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम अब तक कहाँ थे। तो वो कहता है कि स्कूल के बाद उसके दोस्तों ने उसे खेलने के लिए बुलाया था और खेलते खेलते वो उसे चिढ़ाने लगे थे और शर्ट भी फाड़ दी, जिसके बाद वो पैदल ही घर तक आया है। इसके बाद जब उसकी मॉम शर्ट देने के लिए कहती है तो वो शर्ट नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। अब ब्रेंडन की इस बात से काइल और टोरी को उस पर शक हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और उन्हें लग रहा था कि ब्रेंडन उनसे कुछ छुपा रहा है। अब रात को टोरी के पास मैरिली का कॉल आता है और वो बताती है कि वो हॉस्पिटल में है। तो काइल और टोरी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि नोआ का एक्सीडेंट हो गया है और वो बताती है कि रात को उनके घर ब्रेंडन आया था। ये सुनकर काइल का शक यकीन में बदल जाता है। इसके बाद वो अपने घर जाते हैं और ब्रेंडन को बताते हैं कि उसके अंकल नोआ की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है। लेकिन ब्रेंडन ये खबर सुन के कुछ खास रिएक्शन नहीं देता, इसलिए उसके डैड उससे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम कल रात वहाँ पर थे
और तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, जल्दी बताओ। लेकिन इस बात से ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है और काइल को जोर से एक धक्का देता है, जिससे काइल अलमारी में जाकर टकरा जाता है और अलमारी टूट जाती है। और इससे काइल और टोरी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि ब्रेंडन के अंदर इतनी ताकत कैसे आई। इसके बाद टोरी ब्रेंडन को उसके रूम में भेज देती है, लेकिन इस बात से काइल समझ जाता है कि हो न हो ब्रेंडन ही सबको एक एक करके मार रहा है। इसके बाद वो ब्रेंडन के कमरे में जाकर उसी शर्ट को ढूंढने लगता है जो उसने रात को उन्हें ना देकर कहीं छुपा दी थी। और कुछ देर ढूंढने के बाद वो शर्ट उसे मिल जाती है जिस पर खून लगा हुआ था। इसके बाद वो शर्ट को अपनी वाइफ को आकर दिखाता है और कहता है कि ये सब खून ब्रेंडन ने ही किए हैं। अब वो हमारे लिए एक खतरा है और वो एक एक करके हम सभी को मार देगा। लेकिन टोरी इस बात पर यकीन नहीं करती और काइल पर गुस्सा करके चली जाती है। अब रात को हम काइल को देखते हैं जो अपने बेटे की फोटो देखकर रो रहा होता है। वो पूरी तरह से ये समझ चुका था कि ये सब उसका बेटा ब्रेंडन ही कर रहा है और इसके लिए उसे ही कुछ करना होगा। इसलिए वो एक मुश्किल फैसला कर लेता है अपने बेटे को अपने ही हाथों से मारने का। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाकर कहता है कि कल वो ब्रेंडन को लेकर दोनों एक वीकेंड पर जा रहे हैं। तो टोरी भी मान जाती है। फिर अगली सुबह जब ब्रेंडन अपने पिता के साथ वीकेंड पर चला जाता है तो उनके जाने के बाद उनके घर पर एक पुलिस वाला आता है जो मर्डर हुए लोगों की पहले से ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और वो आकर टोरी से ब्रेंडन के बारे में पूछता है, लेकिन टोरी कहती है कि वो तो अपने डैड के साथ वीकेंड पर गया है। जिसके बाद वो पुलिस वाला टोरी को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें वही सिंबल होता है और वो कहता है कि हमें 2 मर्डर की जगह एक ही निशान मिला है। लेकिन टोरी कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। इसके बाद जब पुलिस वाला वहां से चला जाता है तो टोरी ब्रेंडन के कमरे में आकर उसकी नोटबुक निकालती है जिसमें वही सब बना होता है जो आज तक उसने किया था और वो निशान भी बना होता है जो वो पुलिस वाला उसे दिखा रहा था। और ये सब देखकर टोरी समझ जाती है कि ये सब ब्रेंडन ने ही किया है और उसी ने ही सबको मारा है। दूसरी तरफ हम काइल को देखते हैं जो शिकार करने के बहाने से ब्रेंडन को लेकर एक जगह पर उतरता है और ब्रेंडन जब उसके आगे थोड़ी दूरी पर होता है तो वो पीछे से उसके सर पर शूट कर देता है। लेकिन काइल देखता है कि ब्रेंडन को कुछ नहीं हुआ, जिससे वो बहुत घबरा जाता है और फिर से गन दोबारा लोड करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ब्रेंडन वहाँ पर नहीं है। ये देखकर काइल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी ब्रेंडन कहीं से तेजी से आकर काइल को गिरा देता है। इसके बाद सामने आकर अपने डैड को पकड़ लेता है और काइल कहने लगता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। पर वो नहीं सुनता और अपनी आंखों की लेजर से काइल को मार देता है। वहीं टोरी को पता चल गया था कि सबको ब्रेंडन ने ही मारा है, इसलिए वो काइल को कॉल करती है। पर वो कॉल ब्रेंडन उठाता है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। तो वो कहता है कि वो अब जा चुके हैं। ये सुनकर टोरी समझ जाती है कि उसने काइल को मार दिया है। तो ब्रेंडन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आ चुका हूँ। ये सुनकर टोरी बहुत डर जाती है और एक जगह जाकर छुपकर पुलिस को कॉल लगाने लगती है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और आकर टोरी को पुकारते हुए घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी एक पुलिस वाले को ब्रेंडन तेजी से आकर मार देता है और अब वहाँ पर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर बसती है जो टोरी से कहती है कि तुम अंदर जाओ। जिसके बाद वो मदद के लिए कंट्रोल रूम में फ़ोन करती है और ब्रेंडन को चारों तरफ ढूंढने लगती है। लेकिन ब्रेंडन उसे भी आखिरकार बहुत बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो टोरी को मारने के लिए उसे ढूंढने लगता है और वहीं टोरी अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह ब्रेंडन से छुपकर खिड़की से नीचे कूद जाती है, जिससे उसके हाथों में चोट आ जाती है। और तभी उसे याद आता है कि ब्रेंडन को सिर्फ स्पेसशिप के जरिए ही मारा जा सकता है। इसके बाद वो गैरेज की तरफ भागने लगती है और वहां जाकर उस स्पेसशिप से एक नुकीला टुकड़ा निकाल लेती है और फिर वहां से बाहर निकलकर ब्रेंडन को प्यार से अपना बेटा कहकर बुलाने लगती है। और कुछ देर पुकारने के बाद ब्रेंडन सामने आता है और अपनी मॉम के गले लगता है। जिसके बाद टोरी उससे प्यार से बातें करते हुए उस नुकीले टुकड़े से पीछे से मारने वाली होती है। तभी ब्रेंडन उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत गुस्से में आकर अपनी मॉम को 35,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाता है और वहां से नीचे छोड़ देता है, जिससे उसकी मॉम वहीं मर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां से एक एरोप्लेन आ रहा होता है जिसे ब्रेंडन क्रैश कर देता है। और आगे फिर न्यूज़ में बताया जाने लगता है कि एक एरोप्लेन ब्राइटबर्न सिटी में क्रैश हो गया है और उसके सारे पैसेंजर मारे जा चुके हैं और जिनके घर के ऊपर ये एरोप्लेन क्रैश हुआ है उस घर के सारे लोग भी मारे गए हैं सिवाय एक बच्चे के।
और उसका नाम है ब्रैंडन। और इससे सबको लग रहा था कि उनके घर के ऊपर प्लेन क्रैश होने की वजह से उस बच्चे के मॉम और डैड की मौत हो गई है। लेकिन ये सब कुछ ब्रैंडन ने ही चालाकी से किया होता है ताकि सबको ऐसा ही लगे। और अब कहानी के आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि ब्रैंडन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स और घरों को तबाह कर दिया है और मीडिया ने उसे एक नया नाम दिया है और वो है ब्राइडबर्न। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी ब्राइडबर्न फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।